नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के मोदी फोबिया का विश्लेषण करेंगे, जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर ही डिप्रेशन में आ जाता है। पीओके से लेकर गिलगिट बल्टिस्तान और बलूचिस्तान की बात पाकिस्तान को चुभ रही है। भारत की इस कूटनीति ने पाकिस्तान के कान ऐसे मरोड़े हैं कि हर तरफ से दर्द और डर का अनुभव कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को भी पीएम मोदी से डर लग रहा है। वो पीएम मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन बता रहा है। ये वो बयान है जो अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी नहीं दिया है। साफ है कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की सेना चला रही है। आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरफ से गैर मामूली बयान सामने आया, इंतहाई गैर मामूली बयान। आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हो, रॉ हो या कोई और, दुश्मन की चालों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद से भी आगे जाएंगे। कौम को यकीन दिलाते हैं मुल्क और सरहदें बिल्कुल महफूज हैं। जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि मोदी हो, रॉ या फिर कोई और, सुन ले, पाकिस्तान और इसकी सरहदें महफूज हैं। अब एक अहम खबर दें आपको गिलगित से, जहां आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने सीपैक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद से भी आगे जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने सीपैक सेमिनार से खिताब किया है और कहा है गिलगित बल्तिस्तान उसी तरह तरक्की करेगा जैसे दूसरी तरफ चीन का इलाका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का बयान पाकिस्तान का डर बताता है। जो बात नवाज शरीफ के मुंह से नहीं निकली, वो बात राहिल शरीफ ने कह दी। खुद पाकिस्तान के न्यूज चैनल हैरान है, पाकिस्तान को चला कौन रहा है। आर्मी चीफ जब मोदी का खास तौर से नाम लेते तो मैं जानना चाह रहा हूं कि फिर हुकूमत की भी यही पॉलिसी है। वो आमतौर पर होता है ना कि जब जमहूरियत हो तो हुकूमत पॉलिसी बनाती हैं, अफवाज इंप्लीमेंट करती हैं, दोस्त दुश्मन जंग अमन। अगर अब आर्मी चीफ बयान दे रहे हैं, आप इंडोर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स साइकिल हो गई। आप लोगों ने पहले कौम को क्यों नहीं बताया, फॉरेन ऑफिस ने, आपने, कि मोदी दुश्मन हो गए पाकिस्तान के जाती। राहिल शरीफ ने जिस जमीन पर खड़े होकर पीएम मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन बताया है, राहिल शरीफ को पता होना चाहिए कि वो जमीन भारत की है। पीएम मोदी ने लाल किले से इसी जमीन और यहाँ के लोगों की बात की थी, जो पाकिस्तान को अंदर तक चुभ रहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। पीएम मोदी के इसी एक बयान ने पाकिस्तान को जख्मी कर दिया। चिढ़ता और कुड़ता पाकिस्तान पीएम मोदी के नाम लेने से उछलने लगता है। पाकिस्तान को तो भारत अमेरिका की उस मिलिट्री डील से भी दौरे पड़ने लगे हैं जो मंगलवार को वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच हुई थी। हमारा फॉरेन ऑफिस क्या करे, हमारा डिफेंस ऑफिस जो है वो यहाँ पर फॉरेन ऑफिस आपकी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस आपकी गवर्नमेंट के नीचे काम करता है। देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, देयर इज नो फॉरेन मिनिस्टर, देयर इज नो फॉरेन ऑफिस। फॉर गॉड सेक, 3 साल में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है आपके पास। कांट यू सी दिस? हम बनाना स्टेट है क्या जैद साहब? अगर इस तरह अगर कोई भी नहीं है, इस पाकिस्तान को अल्लाह नहीं संभाला हुआ है, पाक फौज इसकी माशाल्लाह हिफाजत कर रही है। वरना हमारे पास इतने गद्दार हैं कि जैसे हमने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क इन गद्दारों के साथ बच नहीं सकता, कि पाक फौज को सारे गद्दारों को कत्ल करना होगा। ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है। कश्मीर पर नौटंकी करने वाले पाकिस्तान की बलूचिस्तान पर बोलती बंद है। भारत अमेरिका की डील ने उसे परेशान कर दिया है। इसीलिए राहिल शरीफ पीएम मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन बता रहे हैं। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के खिलाफ भारत की साजिश बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का सच ये है कि उसके हालात से चीन भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। चाइना बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि हमारी तरफ से बहुत सी रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। 3 किस्म की रुकावटें आ रही है और चाइना ने ऑलरेडी ये कहा है कि ये जो इंडिया की एग्रीमेंट हो रही है अमेरिका के साथ, ये हमें दुश्वारी है इसकी।
और साथ साथ वो उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्रेस किया कि ये एंटी चाइना पॉलिसी जो है हमें पसंद नहीं है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि ये जो सिपेक के ऊपर आपके अंदर जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, प्रोविंशियल लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आर्मी वर्सेस सिविलियंस लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, सियासतदानों में आपका मुल्क अनस्टेबल हो रहा है, तो ये क्या होगा? हमने तो सारा अपना फ्यूचर पैक कर दिया आपके साथ। कश्मीर पर नौटंकी करने वाला पाकिस्तान अब कूटनीति की कुश्ती के अखाड़े में किस तरह से फंस गया है, ये सिर्फ वही जानता है। पाकिस्तान के पास अब कश्मीर को छोड़कर कुछ दूसरा कूटनीतिक दांव नहीं बचा। अब वो अपने सांसदों को कश्मीर के नाम पर टूरिज्म करवा रहा है और खुद का मजाक उड़वा रहा है। एक और वजह की मैं इसमें बात बताऊंगा आपको। मोस्टली जो नाम है ना, जो जा रहे हैं दुनिया को कश्मीर का मसला समझाने, अपने इलाकों के मसाइल तो ये हल करने की पोजीशन ही नहीं है। मोस्टली जनरल मुशर्रफ के साथ ही हैं, वजीर हैं, इनमें आपने नाम नोट नहीं किए। जैसे तैसे वो पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे हैं। चले अवैस लगारी को भी बेनिफिट तो डाउट दे, थोड़ा सा पढ़ा लिखा मान लेते हैं, पढ़ा लिखा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, अमेरिका के वैसे ग्रेजुएट है। दूसरे मतलब मुख्तियार भी चले जूनियर मिनिस्टर रहे हुए हैं, अंग्रेजी बोल लेता है। 24 अरब रुपए 2 सालों में खर्च करने के बाद फॉरेन ऑफिस की ये पॉलिसी निकली है कि ये 20 ग्लैडिएटर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल ग्लैडिएटर्स जो हैं, ये जाएंगे दुनिया का जमीर। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने 20 पार्लियामेंटेरियन मुकर्रर कर दिए, दुनिया का जमीर वो झंझोड़ कर रख देंगे और हमें कश्मीर वापस लेके देंगे। ये हाल है पाकिस्तान का, जो कश्मीर का ड्रामा करके अय्याशियों पर गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लुटा रहा है। ऐसा लगता है कि अपने पालतू फिदायीन आतंकवादियों से सीखकर पाकिस्तान भी फिदायीन देश बन गया है और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की स्क्रिप्ट खुद पाकिस्तान लिख रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले बलूच नेताओं पर पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने तो बलूचिस्तान के दर्द की बात की, बलूच नेताओं ने इस पर पीएम मोदी को थैंक यू कहा, लेकिन पाकिस्तान को भारत का बलूच प्रेम पसंद नहीं आ रहा है। वो बलूच नेताओं पर केस करने और उन्हें अरेस्ट करने में लग गया है। बलूचों के सबसे बड़े नेता ने आज भारत से शरण मांगी है और कहा है कि 70 वर्ष में पहली बार भारत ने बलूचिस्तान के हक की आवाज उठाई है। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीएम मोदी के बलूचिस्तान वाले बयान से पाकिस्तान के प्राण सूखे हैं। चोर कोतवाल को डांटे, ये कौन सा चोर है? ये नरेंद्र मोदी वजीर आजम भारत कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के ऊपर बरस पड़े। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, वहां ऐसी बातें कर डाली नरेंद्र मोदी साहब से जो उनके पिछले अपने बातों से मुख्तलिफ हैं और उनको ही रद्द करती हुई आगे बढ़ती हैं। पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का बलोच नेताओं ने, जिन्होंने पीएम की खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में आवाज उठाई। जो हमारा पड़ोसी है उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए। बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे। अगर आप टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को खत्म करें, टेररिज्म खुद ब खुद खत्म होगा। बलूचिस्तान पर बयान के बाद बलूचिस्तान में पीएम मोदी की तस्वीरें और तिरंगा लहराने लगा। पाकिस्तान का सिस्टम अब बलूच नेताओं के पीछे पड़ गया है कि वो बलूचों के खिलाफ अत्याचारों की आवाज क्यों उठा रहे हैं। बलूचिस्तान का सच बताने वाले पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बलूचों के सबसे बड़े नेता बरहम दाग बुख्ती की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है, लेकिन पाकिस्तान बलूचों की आवाज कुचल नहीं पाएगा। थैंक यू कहा। अगर वहाँ की हुकूमत फेल होती है और अपने ही लोगों को मारती है, वहाँ की मीडिया फेल होती है कि लोगों के जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उनको हाईलाइट करने में, तो कौन सा आसमान गिर पड़ा है कि मोदी साहब ने अगर एक स्टेटमेंट दे दिया। अब जवाब दीजिए पीरज़ादा जी आपको। नहीं, आप देखिए लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है। नहीं, वहाँ के हालात जो हैं और आपको हंसी आती है पीरज़ादा साहब। नहीं, प्लीज अपना घर देख लीजिए, बहुत कर चुके हैं आप। दिल्ली में कत्लेआम हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। बरहमदाग बुख्ती से लेकर
हरबयार मरी और करीमा बलोच तक। बलोच आंदोलन के सभी बड़े नेता पीएम मोदी के मुरीद हैं, क्योंकि पहली बार बलूचों के खिलाफ अत्याचार की आवाज दुनिया सुन रही है, जिस आवाज को पाकिस्तान 70 साल से दबाने और छुपाने में लगा है। पाकिस्तान को बलूचों की बुलंद आवाज चुभ रही है। ये वक्त है आपके पाकिस्तानी फौज के पास कि वो थोड़ा बहुत जो है अपना भरम वो रखे और खामोशी से निकल जाए, वरना बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान में। कि वहाँ टेररिज्म की फैक्ट्री है, लोगों को वहाँ ट्रेन किया जाता है, फिर पूरी दुनिया में डिप्लॉय किया जाता है ताकि दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद किया जा सके। बलूच नेताओं के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले ही गद्दारी का केस दर्ज किया है। अब वो इंटरपोल की मदद से इन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अब बलूचों की आजादी का आंदोलन पाकिस्तान के बम और बंदूकों से डरने वाला नहीं है। बलूचिस्तान में खुलेआम विद्रोह हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, तब से ऑपरेशन और तेजी से हुआ है। मैं आपको ये सारे एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं आई हूँ। ये हमारे बलूच एरिया है, यहाँ से हर घर से किसी न किसी को उठाकर ले गए। पाकिस्तान फिलहाल बलूचों के सबसे बड़े नेता अकबर बुख्ती के पोते बरहमदाग बुख्ती की आवाज को कुचलने में लगा है। बरहमदाग बुख्ती अपने दादा की हत्या के बाद पाकिस्तानी सेना से बचकर 2006 में पाकिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। अब वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं। हरबयार मरी ने ब्रिटेन और करीमा बलोच ने कनाडा में शरण ले रखी है। आज तक ब्यूरो। जैसे पाकिस्तान के सिस्टम ने बलूचों की जिंदगी को तबाह किया है, वैसे ही पाकिस्तान के सिस्टम ने, पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। और किस तरह से पिछले 70 साल में अनपढ़ और जाहिल पाकिस्तान तैयार किया है, इसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान की एक अनजान जगह का है, जहां पर सुरक्षा के लिए स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। एक आम नागरिक स्कैनर से गुजर कर आता है तो वहां मौजूद कर्मचारी उससे बैग की स्कैनिंग के लिए फिर से जाने को कहता है, लेकिन स्कैनिंग मशीन के अंदर बैग के साथ वो आम नागरिक भी बैठकर बाहर निकलता है और इसे देखकर वहां पर मौजूद कर्मचारी सिर पकड़ लेते हैं। ये पाकिस्तान के हालात की स्कैनिंग करने वाला वीडियो है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों आकर सामने खड़े हो जाएं तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? सचमुच ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन गुरु के चरण स्पर्श करना ही बेहतर है, क्योंकि वो ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इसीलिए गुरु यानी शिक्षक को भगवान से भी बड़ा माना गया है। हालांकि बदलते वक्त के साथ ऐसे शिक्षकों की मिसाल कम मिलती है जो अपने छात्रों के मन में वाकई ईश्वर का दर्जा रखते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिन पर छात्र अपनी जान छिड़कते हैं और पूरा गांव उनकी विदाई पर आंसू बहाता है। उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षक पूरे देश के शिक्षकों के लिए मिसाल बन गए, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर शिक्षकों की भगवान वाली छवि को बरकरार रखा। इसका इनाम उन्हें तब मिला जब उनके तबादले पर पूरे गांव ने आंसू बहाए और बच्चे बोले, मत जाओ मास्टर जी। जब पूरे देश में शिक्षकों की काबिलियत पर सवालिया निशान लग रहे हों, तब एक शिक्षक के विदाई समारोह में ऐसी भावुक तस्वीरें मन को सुकून देती हैं कि अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें भगवान माना जाए। आज की क्लास से निकले तो हमारे सर जी कह रहे थे, बच्चों तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना, फीस कापी किताब जो भी कपड़ा लत्ता जो भी लगे हमसे मांगना, लेकिन तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना। हमारे सर जी बहुत अच्छे हैं और हम नहीं चाहते यहाँ छोड़ कर जाएं स्कूल। चाहता हूँ कि ये सर जी अभी रहें और कभी नहीं जाएं। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जो स्कूल नहीं आता था उसको घर से ले आते थे। सर जी बहुत अच्छे थे, पढ़ाते थे बहुत बढ़िया। जो कलम कापी नहीं रहते देते थे और जो नहीं आता जग बुला के लेकर आते थे, अब बुला के लेकर तो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा निकल गए थे बहुत दूर। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा भावुक लम्हा और कौन सा हो सकता है जब स्कूल से उसकी विदाई के वक्त उसके छात्र फूट फूट कर रोने लगे।
बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी टीचर को गले लगा लें और रूंधे हुए गले से बोले, मास्टर साहब मत जाओ। देवरिया जिले के पिपराघन्नी गांव के प्राथमिक स्कूल में अवनीश यादव ने 2009 में ज्वाइन किया। अवनीश ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। गांव में शिक्षा की अलग जगाने में लगे मास्टर साहब अवनीश को गांव वाले अपने बेटे की तरह मानने लगे। लेकिन अचानक 7 साल बाद मास्टर जी का तबादला गाजीपुर हो गया तो विदाई समारोह में पूरा गांव भावुक हो गया। एक छात्रा को जैसे ही पता चला वो भागी भागी आई और फफक फफक कर रोने लगी। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी की आंखें नम हो गई। स्कूल के बच्चे जब उनके गले लगकर रोने लगे तो उनसे लिपटकर मास्टर जी भी खूब रोए। खास कुछ नहीं, वही जो मेरा कर्तव्य है मैंने उसका निर्वहन अपनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ किया था। शुरुआत में मैं आया तो थोड़ी सी नामांकन के सापेक्ष बच्चों की संख्या बहुत कम थी। फिर मैंने विचार किया, लोगों से संपर्क किया। कुछ लोग अपनी परेशानी को बताए कि भाई मजदूर करने जाते हैं हम लोग तो घर देखने के लिए बच्चे को रोक लेते हैं। फिर उनसे हमने शिक्षा के महत्व के बारे में पूरा जानकारी दिया कि आप शिक्षित होंगे तो ये नौकरी पाएगा, ये होगा। उसके साथ तमाम चीज़ें जोड़ करके हमने इन लोगों को समझाने में का प्रयास किया और ये लोग समझे और अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किए। मनोबल हमारा बढ़ता गया और मैंने इसके ऊपर और मेहनत किया। घर से जो बच्चा नहीं आता था घर से बुलाना लाना, जो बच्चे कॉपी पेन नहीं ला पाते थे उनको कॉपी पेन दे देना। इस तरह से तमाम कार्य 15 अगस्त 26 जनवरी पे पूरा बढ़िया कार्यक्रम करा के सबको बुलाना, पूरे ग्राम सभा को, ताकि मेरा जुड़ाव इनसे जुड़ा रहे। पूरा गांव मास्टर जी की विदाई पर भावुक हो गया। कुछ हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाले एक शिक्षक को आज पूरी दुनिया की धन दौलत मिल गई। कार्यकाल और उनका बच्चों को दिया हुआ संस्कार आज तक किसी मास्टर ने नहीं दी। ऐसे सर न कभी आए थे गांव में न कभी आएंगे। जो बच्चे नहीं आते थे स्कूल में, वो बच्चे लोगों को जाते थे घर पर से ले आते थे और बहुत प्यार से लाते थे, न मारते थे न पीटते थे। उन लोग को अच्छे से समझाते थे और उसके बाद उनको अच्छी शिक्षा देते थे। हम तो यही सोच रहे हैं कि इतना ही हमारा ज़िंदगी बीत गया है। हम भी पढ़े हैं लेकिन ऐसा मास्टर नहीं देखे हैं। मास्टर जी जब गांव से जाने लगे तो महिलाएं मंगल गीत गाती हुई गांव के बाहर सड़क तक उनको विदा करने आईं। वो बहुत ही अच्छे थे और यहाँ के मतलब सीनियर भी थे और पढ़ाने की उनकी जो योग्यता थी वो बहुत ही अच्छी थी। और जो बच्चे नहीं भी आते थे उनके अंदर इतना टैलेंट था कि उस बच्चे को आकर्षित करके घर से भी यहाँ पे लाते थे और बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। जिसके पास मान लीजिए अभी तो सरकार बस पुस्तकें देती है, कॉपी और पेन तो देती नहीं है, लेकिन हमारे सर ऐसे थे कि बच्चे को कॉपी और पेन भी देते थे कि बच्चे कुछ सीख पाए। देवरिया में एक शिक्षक की ऐसी विदाई देखकर किसी की भी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाए, लेकिन वो खुशी के ही आंसू होंगे। अविनाश जैसे टीचर कम ही मिलते हैं। अब आपको रामपुर में अविनाश जैसे ही एक और काबिल टीचर की भावुक विदाई की तस्वीरें दिखाते हैं। साल 2014 में मुनीश कुमार ने रामपुर जिले के प्राथमिक स्कूल में ज्वाइन किया और थोड़े ही वक्त में बच्चों के साथ साथ पूरे गांव के दिलों पर राज करने लगे। लेकिन फिर मुनीश कुमार का तबादला मैनपुरी में हो गया तो पूरा गांव फूट फूट कर रोने लगा। पूरा गांव भावुक हो गया। स्कूल के शिक्षक भी भावुक हो गए। भावभीनी विदाई समारोह में पूरा गांव अपने शिक्षक को विदाई देने के लिए बैंड बाजे के साथ शामिल हुआ। गले में माला,
और गांव वालों की भीड़ के बीच एक शिक्षक की ऐसी विदाई आपने पहले शायद ही देखी हो। आज तक की टीम इस भावुक लम्हे को कैमरे में कैद करने के लिए पहुंची तो बच्चे दोबारा फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे सर वापस आ जाओ, बहुत याद आती। टीचर मुनीश कुमार में इन बच्चों को रब दिखता है। सर बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में करते थे। क्या चाहते हो आप? हमारे सर वापस आया है। पुलिस सर आपके गए तो क्या हो? बहुत अच्छा पढ़ाते। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? दोबारा आ जाए। ऐसी तस्वीरें दिल को सुकून देती हैं कि देश में शिक्षा के हालात अभी भी इतने बुरे नहीं हैं। आज भी अविनाश और मुनीश जैसे शिक्षक हैं जिन पर देश भरोसा कर सकता है, जिनके जाने से बच्चे आंसू बहा सकते हैं, जिनके तबादले पर पूरा गांव बैंड बाजे के साथ उन्हें विदा कर सकता है। ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं एक बेहतर कल की, जो इनके जैसे शिक्षकों के कंधों पर टिका है। देवरिया से राम प्रताप सिंह और रामपुर से आमिर खान के साथ अनिल कुमार, दिल्ली आज तक। दरअसल दो तरह के शिक्षक होते हैं, एक वो जो एक नौकरी के लिए ज्ञान बांटते हैं, दूसरे वो जो संस्कार बांटने के साथ रिश्ता बांधते हैं अपने छात्रों के साथ। गुरु शिष्य की ये परंपरा रही है हिंदुस्तान में, यही संस्कृति है हमारी, इससे भटकाव होता है। दरअसल हकीकत यही है, सच्चाई यही है। आज हम ये कहने पर मजबूर हैं कि भगवान ऐसे शिक्षक हर स्कूल को दे, हर छात्र को दे। क्या बॉलीवुड में पैसे देकर फिल्म रिव्यू करवाए जाते हैं? ये सवाल काफी पुराना है, लेकिन इस पुराने सवाल पर एक ताजा विवाद हो गया है और इस विवाद के केंद्र में है KRK यानी कमाल आर खान, जो बॉलीवुड से पंगा लेने के लिए जाने जाते हैं। आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म सुल्तान का ट्रेलर। दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा रुस्तम। दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा उड़ता पंजाब। स्क्रीन प्ले बहुत ही साधारण है। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये स्क्रिप्ट इतनी घटिया थी तो फिर ये फिल्म कैसे बनी। एक घुसा मारा और चित। बट भाई ये तो कुश्ती नहीं है, बहुत ही स्लो है। यहाँ पे ये साबित हो गया कि इंडस्ट्री में कोई भी हीरो कहानी सुनता नहीं है। कमाल आर खान इतने बड़े फिल्म समीक्षक हैं तो नहीं कि उनके रिव्यू से फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़े। ना ही वो इतने समझदार लगते हैं कि उनके कहने से मूवी थिएटर में दर्शकों की भीड़ घुस जाए। लेकिन कमाल आर खान फिल्म रिव्यू देकर अपना मजाक उड़ाने का मौका तो दे ही देते हैं। हीरो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट करता है और वो करता है फ्रेंडशिप में डायरेक्टर के लिए एंड प्रोड्यूसर के लिए। कॉफी विद करण यार बहुत छोटा शो है। रणवीर सिंह जो है हमेशा मैसेज भेजता रहता है। सोशल मीडिया का सबसे गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें KRK को महारत हासिल है। विवादित फिल्म समीक्षा से लेकर अश्लील और अश्लील ट्वीट्स के विवाद KRK के लिए चर्चा में रहने का ऑक्सीजन बनते हैं। KRK की बातों पर लोग हंसकर रह जाते हैं, लेकिन इस बार KRK ने ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं। अजय देवगन ने आरोप लगाया है कि दिवाली पर रिलीज होने वाली उनकी फिल्म शिवाय के खिलाफ करण जौहर कमाल खान के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसका एक ऑडियो सबूत भी अजय देवगन ने रिलीज किया है। इसमें अजय देवगन के सह निर्माता कुमार मंगल और KRK के बीच फिल्म रिव्यू को लेकर बात हो रही है। कल परसों डाला था ना कि अपना करण जौहर का कुछ लिखा, पहले लिखा उसके नीचे डाला शिवाय का कि हिम्मत वाला 2 है, ऐसा कुछ। अच्छा, हिम्मत वाला 2 क्या करते हो आप? अरे इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? तो देखो, उसका तो मैं फेवर करूंगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका फेवर तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई जी। जो आदमी 25 लाख भेजे हैं उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। नहीं करूंगा, कैसे नहीं करूंगा? सर 25 लाख दिए हैं, ठीक है, तो हमसे भी ले लेना ना, हम भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। इस टेप में KRK साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि करण जौहर ने उन्हें अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल का रिव्यू करने के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। KRK घुमा फिराकर कुमार मंगल से फिल्म शिवाय के रिव्यू के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अजय देवगन ने इस CD को रिलीज करते हुए लिखित बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पैसे देकर फिल्म रिव्यू करवाने वाले चलन की तरफ इशारा किया है और करण जौहर पर निशाना भी लगा दिया। कमाल जैसा कोई एक आदमी उठकर फिल्म को बुरा कहता है ताकि वो हमसे पैसे ऐंठ सके।
कमाल ने इंडस्ट्री में कुछ अजीब सी धाक जमा ली है ताकि वो फिल्म को बुरा भला कहकर या उसके खिलाफ बुरी अफवाहें फैलाकर पैसे वसूल कर सके। इंडस्ट्री के कुछ लोग भी KRK के साथ नजर आते हैं। इस मामले में करण जौहर के खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए अगर उनका इसमें कोई हाथ है। करण जौहर ने अब तक इस मामले में ना तो कोई सफाई पेश की और ना ही कोई ट्वीट किया, लेकिन KRK के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। वैसे भी बेइज्जती करवाना उनकी पुरानी आदत है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके KRK ने करण जौहर और अजय देवगन के बीच आग को और भड़का दिया। और करण जौहर ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया था। हकीकत तो सच ये है कि मुझे कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए क्यों देगा भाई? और मैं तो करण सर, अब तो सब कह रहे हैं कि आपने दे दिया, भाई 25 लाख भेज ही दो। KRK के इस दावे पर हमने कुमार मंगत से बात की तो करण जौहर के नाम पर उनकी भी जुबान लड़खड़ाने लगी। हम करण के ऊपर बिल्कुल जान गए, हमने टेप उसको सार्वजनिक किया, उसमें जो भी है अभी आप लोग अपना जर्नलिस्ट हैं, बाकी दूसरा चीज अपना लॉ है वो उसमें निकाले क्या सच है क्या झूठ है। सभी जानते हैं कि KRK किस टाइप के इंसान है और उनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है। बड़ी बड़ी बातें करना और फिर मुंह की खाना KRK की पुरानी आदत है, लेकिन ताजा एपिसोड ने सवाल तो उठा ही दिया है कि क्या बॉलीवुड में पैसे देकर फिल्म समीक्षा करवाने का चलन है। अक्सर लोग आसान काम के बारे में कहते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉकेट साइंस बहुत कठिन माना जाता है और रॉकेट साइंस में छोटी सी गलती बड़ा धमाका कर सकती है, जैसा कि अमेरिका के केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन में हुआ, जहां स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट में तेज धमाके के साथ आग लग गई। इसमें फेसबुक का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बर्बाद हो गया। रॉकेट में धमाके के साथ लगी आग से पूरा शहर थर्रा उठा था। अमेरिका के केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन में सुबह सुबह हुए धमाकों की आवाजें मीलों दूर तक सुनाई दी। अंदाजा लगाइए ये धमाके कितने पावरफुल रहे होंगे। एक के बाद एक धमाके होते रहे। स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट धू कर चल रहा है वो रीयूजेबल रॉकेट था, यानी वो अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट सकता था। स्पेसएक्स के रॉकेट में धमाका उस वक्त हुआ जब उसका ट्रायल चल रहा था। उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। रॉकेट में धमाके की वजह पर स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने ट्वीट किया। फाल्कन 9 रॉकेट में उस वक्त धमाका हुआ जब उसमें फ्यूल भरा जा रहा था। धमाका किस वजह से हुआ इसका अभी तक पता नहीं चला है। धमाके में तबाह हुए मानव रहित फाल्कन 9 रॉकेट से शनिवार को फेसबुक के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ट्रायल के दौरान रॉकेट के साथ साथ फेसबुक का सैटेलाइट भी जलकर खाक हो गया। रॉकेट के साथ फेसबुक का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट LO6 बर्बाद हुआ है, इसका इस्तेमाल फेसबुक अफ्रीका के 14 देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए करने वाला था। हादसे के बाद फेसबुक CEO मार्क जकरबर्ग ने ट्वीट किया, मैं ये सुनकर बेहद हैरान हूँ कि स्पेसएक्स के रॉकेट में धमाके से हमारा सैटेलाइट बर्बाद हो गया, जिसके जरिए कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जानी थी। स्पेसएक्स कंपनी नासा के लिए स्पेस सेंटर में खाना और सामान की सप्लाई लेकर जाती है। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सेंटर में लाने ले जाने का काम भी स्पेसएक्स करती है। फाल्कन रॉकेट कई मिनटों तक आग की लपटों में घिरा रहा और फिर धुएं के बादल आसमान में छा गए। इस हादसे